नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले आपके क्लास 12th बायोलॉजी का आपके लेसन नंबर 10 का आपके पार्ट नंबर 4, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे एकदम डिटेल से। इससे पहले वाले पार्ट में हमने यहाँ पे प्रकाश की प्रकृति के बारे में, क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में पढ़ा था। आवाज़ क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार कमेंट कर दीजिए भाई, बाकी वाले भी है ना। फिर हमारे यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं आज। और देखो आज यहाँ पे सिस्टम थोड़ा चेंज किया गया है ना। डेली में यहाँ पे बैठा रहता हूँ, आज खड़े खड़े थोड़ी क्लास लेते हैं, देखते हैं सिस्टम कैसे रहता है यहाँ पे, क्योंकि आपको भी थोड़ी क्लास वाली फीलिंग आई यहाँ पे कि सर एकदम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ऐसा। क्लियर एकदम कंप्लीट है। स्टार्ट करें यहाँ पे, ठीक है। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो इस चैप्टर में हमने इससे पहले जो भी पढ़ा था वो आपको कंप्लीट पहले तो याद होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि माइंड में जब वो आपके कुछ मैटर रहेगा, पीछे वाला कुछ बेसिक रहेगा, तभी आप आगे की बातें समझ पाओगे। कि पीछे वाला आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आगे पढ़ रहे हो, तो इसके कारण क्या होगा कि कुछ आगे जो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि जो हमने पीछे पढ़ा उसी के बेस के आधार पर अब आगे वाली सारी प्रोसेस होगी, है ना। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से पूरा पढ़ना है। एक मिनट रुकना भाई, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले मैं पीछे वाली जो भी स्लाइड थी वो स्लाइड बता देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमने पढ़ा था आपके प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसके बाद में हमने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ी थी, है ना। कि पत्तियों का जो आपके मेसोफिल आपके कोशिकाएं होती है, उन मेसोफिल कोशिकाओं में आपके कुछ विशेष प्रकार के आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उन क्लोरोप्लास्ट में आपके ग्रेना वगैरह ये भाग उपस्थित होते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो स्लाइड थी वो आपकी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की विशेष संरचना पड़ी थी। इसके बाद प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में देखे थे, क्लोरोफिल की संरचना देखी थी, कैरोटीनॉइड्स के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद में हमने यहाँ पे प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि जो तरंगदैर्ध्य होता है उस तरंगदैर्ध्य का मान अगर आपके ज्यादा है तो एनर्जी का मान कम, और तरंगदैर्ध्य का मान आपके कम है तो एनर्जी का मान क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा एकदम प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे पढ़ा था आपके दृश्यमान भाग के बारे में, दृश्यमान प्रकाश के बारे में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पड़ी थी यहाँ पे। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है उसमें देखो मैंने कुछ शॉर्ट में आपको यहाँ पे समझाया था कि जो जल होता है उस जल का यहाँ पे प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का क्या होता है यहाँ पे, प्रकाशिक अपघटन। प्रकाशिक अपघटन का मतलब कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे प्रकाश के द्वारा जल का अपघटन होता है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे सारी प्रोसेस आपको बता रखी है, बस आपको यहाँ पे रिमाइंड करना वापिस। देखो यहाँ पे जल है, इस जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है जिसके कारण आपके 4 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और जिसके कारण आपकी ऑक्सीजन भी यहाँ पे मुक्त होती है। और उस ऑक्सीजन का कुछ भाग तो पादप उपयोग कर लेते हैं और कुछ भाग वापस बाहर उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट स्लाइड आपकी यहाँ पे ये सारी मैंने प्रोसेस बता दी आपको कि जो ग्रेना वाला भाग होता है उस ग्रेना वाले भाग में आपकी लाइट रिएक्शन होती है, लेकिन जो आपके स्ट्रोमा वाला भाग होता है उसमें आपकी डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो आपके 2 चरणों में संपन्न होती है। एक तो प्रकाशिक अभिक्रिया और एक कौन सी हो जाएगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसमें से आपकी जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन किस में होती है, आपकी ध्यान रखना ग्रेना वाले भाग में। और जबकि जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन किस में होगी, यहाँ पे स्ट्रोमा वाले भाग में होगी। और जो लाइट रिएक्शन होगी उसको प्रकाश की आवश्यकता होगी, और जब प्रकाश की आवश्यकता होगी यहाँ पे लाइट रिएक्शन में तो इसमें जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। और जैसे जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना ऑक्सीजन तो बनती है लेकिन इसके अलावा एटीपी और आपकी NADPH बनता है। अभी एटीपी और आपके NADPH है क्या, तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना कि ये दोनों आपकी स्वांगीकरण शक्ति है, आपकी एसिमिलेटरी पावर है। और इसी एसिमिलेटरी पावर का जो उपयोग होता है वो उपयोग किस में किया जाता है, आपकी यहाँ पे केल्विन साइकिल में, मतलब आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया में होगा। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होगा, आपकी CO2 के द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। कंप्लीट है बात यहाँ तक तो। PS आ गया क्या सर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को, है ना। और यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया देखो, यहाँ पे अगर प्रकाशिक अभिक्रिया आपको ये शॉर्ट में प्रोसेस हमने पढ़ी है अभी तक कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया, इस प्रकाशिक अभिक्रिया में कौन कौन सी प्रोसेस होने वाली है। अब देखो नेक्स्ट हमें पढ़ना है यहाँ पे कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया, इस प्रकाशिक अभिक्रिया में कौन कौन सी प्रोसेस होगी, है ना। ये जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया, इस प्रकाशिक अभिक्रिया में हमें यहाँ पे हर एक पॉइंट को वापस पढ़ना है। कैसे, देखो सबसे पहले आपको पता हो तो कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश का पर्णहरित के द्वारा अवशोषण किया जाएगा। फर्स्ट नंबर बात समझना मेरी यहाँ पे कि जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश का यहाँ पे क्या किया जाएगा, आपके अवशोषण किया जाएगा।
जैसे सूर्य से आने वाले प्रकाश का अवशोषण होगा क्लोरोफिल के द्वारा, तो आपको पता है कि क्लोरोफिल के अणु क्या हो जाएंगे, ऊर्जा प्राप्त करके उत्तेजित हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी, और उसके कारण पर्णहरित के अणु क्या हो जाएंगे, आपके उत्तेजित हो जाएंगे। जैसे ही आपके पर्णहरित के अणु उत्तेजित होंगे तो उसके कारण क्या होगा कि आपके जैसे एनर्जी मिली उनको पर्णहरित को, वहां पे क्या होगा, आपके जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। क्या होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन। तो फर्स्ट नंबर प्रोसेस ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो प्रकाश है उस प्रकाश का अवशोषण होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा, आपके प्रकाश का अवशोषण, फर्स्ट नंबर प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। एवं पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होना, पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होना, पर्णहरित के अणु का उत्तेजित होना। तो फर्स्ट नंबर प्रोसेस हमें पता है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो अवशोषित होगा और उसके बाद में पर्णहरित का अणु क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर सेकंड नंबर यहाँ पे ध्यान रखना कि जो जल है उस जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन, ये लो जल का प्रकाशिक अपघटन हो जाएगा। एवं ऑक्सीजन का निष्कासन, एवं ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, हमें पता है जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। तो अब देखो थर्ड नंबर यहाँ पे, जैसे आपके यहाँ पे प्रकाशिक अपघटन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपके NADPH प्लस H+ का निर्माण होगा, NADPH प्लस H+ का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण होगा, है ना। ये आपकी एसिमिलेटरी पावर, स्वांगीकरण शक्ति, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि नेक्स्ट जो प्रकाश की क्रिया होगी वो होगी आपके प्रकाश फास्फोरिलीकरण। कौन सी होगी यहाँ पे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। और नेक्स्ट जो प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे, और वो ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान रखना। एक तो हो जाएगा इसमें आपके लाल पतन व इमर्सन प्रभाव। क्या होता है, लाल पतन व आपके इमर्सन प्रभाव। अब इस प्रोसेस को हमें जो यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे आपके सामने, इन 5 पॉइंटों को हम यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। क्या है कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, हमें पता है कि प्रकाशिक अभिक्रिया में आपके जल का यहाँ पे क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश से जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसका क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश का क्या किया जाएगा, आपके अवशोषण किया जाएगा। अब जैसे सूर्य से आने वाले प्रकाश का अवशोषण होगा तो पर्णहरित अणु क्या हो जाएगा, उत्तेजित। तो इसमें देखो फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पे एक एक बात आपको समझा रहा हूं कि जो प्रकाश है वो प्रकाश आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, इसके रूप में होता है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों से ऊर्जा के पैकेट्स या क्वांटम को अवशोषित कर, या क्वांटम को अवशोषित कर पर्णहरित अणु कुछ समय के लिए उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे उत्तेजित हो जाता है, ठीक है, उत्तेजित हो जाता है। क्योंकि जब किसी को भी एनर्जी मिलती है तो आपको पता है कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो आपकी उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं ना, कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो आपके एनर्जी ग्रहण करके आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कि पर्णहरित अणु के समय, यहाँ पे पर्णहरित अणु कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, आपके उत्तेजित हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, उत्तेजित होंगे तो इस क्लोरोफिल या फिर आपके पर्णहरित अणु से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निष्कासित होते हैं। इलेक्ट्रॉन या फिर आपके पर्णहरित अणु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते, पर्णहरित अणु से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते। आई बात समझ में यहाँ पे। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कोई भी आपकी परमाणु है या फिर कोई भी एटम्स है, वो क्या करता है, जैसे आपके एनर्जी ग्रहण करता है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले और यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले तो होता है यहाँ पे पर्णहरित, देखो यहाँ पे पर्णहरित होता है, ये पहले क्या होता है आपका सामान्य अवस्था में, पहले एकदम नॉर्मल अवस्था में आपकी पर्णहरित। लेकिन जैसे आपकी पर्णहरित, यहाँ पे ध्यान रखना कि फोटोन का मतलब सूर्य से आने वाला ऊर्जा, ये फोटोन को आपके अवशोषित करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पर्णहरित उत्तेजित हो जाएगा। क्या उत्तेजित हो जाएगा, आपकी पर्णहरित उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है।
ये बात आपको यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गई। फर्स्ट नंबर स्टेप था, बहुत सरल सा स्टेप था। कुछ नहीं करना है कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो पादप के अंदर जाता है, पर्णहरित अणु को क्या करता है, उत्तेजित करता है, और कुछ इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है। लेकिन जो सेकंड नंबर स्टेप है यहाँ पे देखो कि जल का प्रकाशिक अपघटन होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, जल का प्रकाशिक अपघटन। तो जो ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ऊर्जा का उपयोग कौन सी, यहाँ पे सूर्य से आने वाली जो प्रकाश ऊर्जा है उसका उपयोग जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है, जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है। ठीक है, किसमें होता है यहाँ पे, जल के प्रकाशिक अपघटन में होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपका जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, आपको पता है यहाँ पे H2 का जब प्रकाशिक अपघटन होगा तो यहाँ पे H प्लस कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है, आपके ऑक्सीजन मुक्त होती है। लेकिन जब जल का प्रकाशिक अपघटन होगा ये कौन से आयनों की उपस्थिति में होगा, तो यहाँ पे कुछ आयन से भी काम आते हैं, ध्यान रखना, मैग्नीज और आपके क्लोराइड आयन। कौन सा आयन काम आता है, आपके मैग्नीज और आपके क्लोराइड आयन यहाँ पे काम में आते हैं। अब देखो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे इस अभिक्रिया को मैं यहाँ पे संतुलित करूंगा तो यहाँ पर तो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका 4H+ और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये अभिक्रिया मेंटेन हो गई यहाँ पे। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे कि जब जल का प्रकाशिक अपघटन होता है तो प्रकाशिक अपघटन के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का तो निर्माण होता है, लेकिन कुछ हाइड्रोजन भी यहाँ पे बाहर निकलते हैं, और हाइड्रोजन के साथ में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं। इतनी बात कंप्लीट है यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस इसके बाद में, और नेक्स्ट प्रोसेस हमारे सामने कौन सी, यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप। और थर्ड नंबर स्टेप में क्या, यहाँ पे NADPH+ का निर्माण। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में स्टेप को आपको समझा रहा हूँ कि जो थाइलेकोइड की जो झिल्ली है, उस थाइलेकोइड की झिल्ली के स्ट्रोमा वाली सतह की ओर, मान लो ये आपके थाइलेकोइड की झिल्ली है यहाँ पे, ठीक है, ये थाइलेकोइड की झिल्ली है, और ये बाहरी भाग कौन सा हो जाएगा, आपके स्ट्रोमा हो जाएगा, और ये आपकी कौन सी यहाँ पे थाइलेकोइड की झिल्ली, कौन सी यहाँ पे थाइलेकोइड की झिल्ली है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि जल का प्रकाशिक अपघटन से आपको पता है कि आपके H+ मुक्त होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन मुक्त होते हैं। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या करता है कि जो NADP होता है, इसके साथ में क्या हो जाता है, आपके 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, 4H+ जुड़ते हैं पहले, तो कितने यहाँ पे 2H+ जुड़ते हैं। या फिर अगर यहाँ पे आप 4 लिखना चाहते हो तो आपके NADP के कितने अणु रहेंगे, यहाँ पे 2 अणु रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बना लेंगे, आपके 2NADPH+H। तो यहाँ पे ये क्या बना लेता है, आपके 2NADPH+H+। अब आपको पता है कि किसी के साथ में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसकी यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, आपके अपचयित होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा जो आपके 4 हाइड्रोजन निकले हैं, ये हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका 2NADPH+H+ बन जाता है। मतलब इसमें अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये आपके अपचयित हो गया। अब देखो इसमें बात समझना, अब ये जो अपचयित हुआ यहाँ पे 2NADPH+H+, ये क्या करता है, आपके CO2 के एक अणु के अपचयन के लिए आवश्यक होता है। CO2 के एक अणु के लिए अपचयन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो CO2 है उस CO2 का अपचयन होता है, लेकिन H2O का क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ये बात तो आपको मैंने शुरू में बताई थी। CO2 का क्या होता है, यहाँ पे अपचयन होता है, जिसके कारण उसके द्वारा शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे CO2 अणु का क्या होता है, यहाँ पे अपचयन होता है, और CO2 का अणु का अपचयन होगा तो ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी हो जाएगी हमारे यहाँ पे, 4th नंबर स्टेट। और 4th नंबर कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण। अब ये प्रकाशिक आपके फास्फोरिलीकरण क्या है, यहाँ पे इसको समझना। आपको पता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं ना, जो भी इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों का जो निष्कासन हुआ था पर्णहरित अणु में से, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं। क्या होंगे, विभिन्न ग्राहियों से गुजरते हैं। अब ये विभिन्न ग्राही क्या है यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे क्लोरोफिल का अणु है, इस क्लोरोफिल के अणु से कुछ इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी ग्राही के द्वारा, मान लो कोई भी आपके प्लास्टोक्विनोन है यहाँ पे, ठीक है, उसको प्लास्टोक्विनोन को शॉर्ट में PQ लिखते हैं, हम आगे ये समझेंगे कि प्लास्टोक्विनोन क्या है। तो इसके द्वारा जो आपके आगे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों का आगे वापस ट्रांसफर होगा। ये विभिन्न ग्राही है यहाँ पे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ग्राहियों के द्वारा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनका स्थानांतरण होता है।
अब जैसे यहाँ पे विभिन्न ग्रहों के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे निष्कासन होगा, तो ध्यान रखना इन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, किसके स्थानांतरण से, आपकी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है यहाँ पे, एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है यहाँ पे, एटीपी का निर्माण होता है। अगर ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई कि एटीपी का निर्माण कैसे हुआ, तो एक बार सारे थम्स अप कर दीजिए। देखो यहाँ पे पूरा एकदम प्रोसेस बता दी। अगर इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। देखो 4th नंबर पॉइंट है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण के मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्रहों के द्वारा जाएंगे, आगे ट्रांसफर होंगे। ऐसा तो नहीं कि एक जगह पड़े रहेंगे, और आगे ट्रांसफर होंगे तो उनके द्वारा आगे ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, और जिसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण, जिसे प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण, प्रकाशिक फास्फोरिलीकरण कहा जाता है। ठीक है, कंप्लीट है बात यहाँ पे 4th नंबर प्रोसेस तक। अब देखो अभी हमने यहाँ पे अभी ये 5 नंबर पॉइंट आपका बाकी है। 4 तक मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया यहाँ तक, अभी आपका 5 नंबर पॉइंट यहाँ पे बाकी है। अब देखो 5 नंबर पॉइंट समझना कि यहाँ पे है क्या। ये 5 नंबर पॉइंट आपको पता हो तो मैंने आपको दृश्यमान, सर आज खड़े होकर क्यों पढ़ा रहे हो, बस ऐसे खड़े होकर मन हो गया आज कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो लाल पतन और आपकी इमर्सन प्रभाव है क्या। मैंने आपको कल एक डायग्राम बताया था कि जो दृश्यमान भाग होता है उस दृश्य भाग में आपके सबसे कम जो आपके तरंगदैर्ध्य होता है वो बैंगनी रंग का, और सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। इतनी बात सबको पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य 790 से या फिर 760 से लेकर आपके 790 के बीच में, लेकिन जो आपके कम तरंगदैर्ध्य होता है वो बैंगनी का होता है। किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। और बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो कितना होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, 390 से लेकर आपके 430 तक होता है। अब देखो यहाँ पे जो लाल रंग है, कौन सा रंग, यहाँ पे लाल रंग। अगर इस लाल रंग का नॉर्मल तरंगदैर्ध्य 690 से लेकर आपके यहाँ पे 760 तक है, ये है नॉर्मल। अगर मान लो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, या फिर कोई भी हम इस पे ऊपर प्रकाश डालेंगे पादप के ऊपर, उसकी अगर तरंगदैर्ध्य का मान हमने यहाँ पे 660 से ले 60 से ज्यादा कर दिया, मान लो 780 कर दिया, या फिर हमने यहाँ पे 790 कर दिया, कितना कर दिया यहाँ पे 780 या फिर 790 कर दिया, लेकिन लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य का मान वो लस्ट कितना है, 760 तक है। कितना, आपके 760 या 780 तक मान लो, इतना ही है। अगर मैंने इस लाल रंग के तरंगदैर्ध्य से अधिक मैंने अगर प्रकाश कर दिया, सिर्फ एक ही कोई प्रकाश किरण अधिक प्रकाश कर दिया, और अगर वही प्रकाश मैंने पादप के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ा के मैंने पादप के अंदर वो प्रकाश ट्रांसफर कर दिया, जिसके कारण क्या होगा कि उस में पादप में आपके प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती। किसकी दर घट जाती है, आपके प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती। कब घटेगी प्रकाश संश्लेषण की दर, ध्यान रखना कि जब आपके लाल रंग से तरंगदैर्ध्य से अधिक अगर एक वर्णिक प्रकाश पादप के ऊपर डाला जाता है, तो उसके कारण पादप की जो आपके प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो घट जाती। क्यों, क्योंकि पादप के अंदर लाल और आपके बैंगनी रंग के भीतर के अंदर ही जो ही आपके प्रकाश होगा, जो तरंगदैर्ध्य का मान होगा, उसी के अंदर आपकी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। अगर तरंगदैर्ध्य का मान ज्यादा हो गया तो उसमें आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस नहीं हो सकती। कंप्लीट है बात यहाँ पे, ये बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है तो इससे कहते हैं हम यहाँ पे लाल पतन, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। ठीक है सर, मैं पीछे वाले वीडियो देखने जा रहा हूँ आप, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पे अच्छा आज लास्ट डे है इसलिए खड़ा होकर पढ़ा रहे, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे लाल पतन के बारे में समझ में आ गया कि लाल रंग के तरंगदैर्ध्य से अधिक अगर कोई एक वर्णीय प्रकाश हम पादप के ऊपर डालते हैं तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारे सामने यहाँ पे इमर्सन प्रभाव। कौन सा प्रभाव आता है नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पे, इमर्सन प्रभाव की। ये इमर्सन प्रभाव है क्या, इमर्सन प्रभाव, ठीक है कि ये आपके इमर्सन प्रभाव क्या है। अब देखो यहाँ पे इमर्सन प्रभाव के बारे में समझना, मैं आपको बता देता हूँ कि इमर्सन प्रभाव क्या है। अब इमर्सन प्रभाव में देखो दो प्रकार की यहाँ पे किरणें प्रयुक्त की गई। एक किरण का जो प्रयुक्त की गई उसका जो तरंगदैर्ध्य था वो आपके यहाँ पे निम्न तरंगदैर्ध्य, निम्न मतलब आपके बैंगनी से भी आपके कम तरंगदैर्ध्य का यहाँ पे प्रयोग किया गया।
और एक आपके जो प्रकाश प्रयोग किया गया वो आपकी उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग किया गया। कौन से प्रकाश प्रयोग किया गया? यहाँ पे उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग किया गया। एक तो कौन सा था यहाँ पे? निम्न तरंग दैर्ध्य, एक आपकी उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। और उच्च का मतलब लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अवशोषित किया गया। अब जब इन दोनों प्रकाश को ध्यान रखना कि पादप के ऊपर ट्रांसफर किया गया, किसके ऊपर ट्रांसफर किया गया? आपके पादप के ऊपर ट्रांसफर किया गया। अच्छा, सर की चेयर यहाँ पे कृष्ण यादव ले गए। तो यहाँ पे जो पादप है, इस पादप पर ये प्रकाश डाला है। कौन सा प्रकाश? एक तो आपकी निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, निम्न का मतलब बैंगनी से भी कम तरंग दैर्ध्य, और एक आपके यहाँ पे ध्यान रखना कि उच्च तरंग दैर्ध्य, और उच्च का मतलब यहाँ पे लाल रंग से भी अधिक तरंग दैर्ध्य। अगर ये पादप के अंदर डाला गया तो इस समय देखा गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की दर थी, उस प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो गई। इसमें वृद्धि होगी, आपके प्रकाश संश्लेषण की दर में, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। और इसी वृद्धि को यहाँ पे ध्यान रखना, क्या कहा गया? आपके इमर्शन वृद्धि कारक प्रभाव, इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव, इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव कहा गया। क्या कहा गया? इसको इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव कहा गया। लेकिन आपको पता हो तो हमने देखा था कि लाल रंग से अगर उच्च तरंग दैर्ध्य सिर्फ एक ही प्रकाश पादप के ऊपर आपके डाला जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है? इसमें आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। इसमें क्या होता है? आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है इसमें, तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पे 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आने चाहिए। अब यहाँ पे इमर्शन प्रभाव में देखो दोनों प्रकाश प्रयोग करेंगे। कौन कौन से प्रकाश? आपके एक तो बैंगनी रंग से भी कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, एक आपके लाल रंग से भी अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश। जब ये प्रकाश आपके पादप के ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के दर में वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इमर्शन वृद्धिकारी प्रभाव। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लाल रंग से उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अगर पादप के ऊपर डाला जाता है तो उस कारण क्या होगा कि यहाँ पे पादप की जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो आपकी घट जाती है। जैसे पादप की प्रकाश संश्लेषण की दर घटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे लाल पतन कहते हैं। तो ध्यान रखना कि पादप के अंदर आपके निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश भी आ सकता है, उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश भी आ सकता है। और इस निम्न और आपके उच्च तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अवशोषण करने के लिए पादप के अंदर 2 वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पादप के अंदर 2 वर्णक तंत्र। तो सर वो वर्णक तंत्र है कौन कौन से, ये तो बताओ। तो 2 वर्णक तंत्र है, ध्यान रखना। एक तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट, एक तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट, जिसे हम यहाँ पे फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं, PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट। और एक होता है यहाँ पे आपका प्रकाश तंत्र सेकेंड। एक कौन सा होता है यहाँ पे? प्रकाश तंत्र सेकेंड। ये 2 आपके यहाँ पे ध्यान रखना क्या है? वर्णक तंत्र है। ये क्या है? 2 आपके वर्णक तंत्र। ये वर्णक तंत्र मैंने बताया था कार्य क्या करेंगे, ध्यान रखना कि पादप के अंदर अगर आपकी कम तरंग दैर्ध्य या फिर अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आता है तो भी उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो पादपों के अंदर 2 तंत्र कार्य करते हैं। कौन कौन सा? एक तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और एक फोटो सिस्टम कौन सा होता है? यहाँ पे सेकेंड होता है। ठीक है, अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये सारी बातें यहाँ तक? ये बातें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो भाई। ये बातें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो बाकी वाले। बाकी की जो क्लास है वो हम कल करेंगे। ठीक है, एक तो प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकेंड के बारे में यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। पूरा एकदम देखो प्रॉपर रूप से मैं आपको समझाने वाला हूँ। चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए चैप्टर। एक बार थम्स अप कर दो भाई, बाकी वाले समझ में आ गया तो कमेंट कर दो भाई एक बार। चलो, तो इसके बाद में हम जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके जो मेंडल वाले चैप्टर है उस मेंडल वाले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसके बाद 7:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जो मेंडल वाला चैप्टर है आपकी, उस मेंडल वाले चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले एकदम क्वेश्चन के तौर पे। कुछ क्वेश्चन आपने जो पिछली बार किए थे वही सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चनों का वापस रिवीजन करेंगे और उस क्वेश्चन के आधार पे हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे मेंडल वाला। तो मिलते हैं कल वापस। सभी को न्यू ईयर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। सर नेक्स्ट रिवीजन वाली क्लास होगी क्या? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट रिवीजन वाली क्लास होगी। ठीक है, ये जो नई साल है इस नई साल को आप अपनी जो भी इच्छा है, कोई भी अच्छी इच्छा है ना, ऐसा नहीं कि ये हो जाए वो हो जाए, एकदम अच्छी इच्छा जो भी आपकी हो, जो भी मनोकामना हो वो भगवान आपकी पूरी करें।
और इस नए साल के अवसर पे आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने हैं, ठीक है। अब ऐसे परिवर्तन नहीं है कि सर मैं पहले कुछ बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, कल से बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट करूंगा, नहीं, ये परिवर्तन नहीं। कुछ अच्छे परिवर्तन लाने हैं कि आपकी जो लाइफ है वो एकदम सही दिशा में चलने लगे, ठीक है, आप अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो एकदम अच्छे परिवर्तन लाने अपनी लाइफ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एकदम होश और हवास के साथ में अब एक पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए भाई इस साल। चलो तो कल वापस मिलते हैं, और इसी के बाद में नेक्स्ट क्लास है वो आपके स्टार्ट करते हैं मेंडल वाले चैप्टर के रिवीजन की क्लास, ठीक है।